गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पश्चिमी क्षत्रप यानी कि शक वंश। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक के हिसाब से भारत पर शकों के आक्रमण। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानियों के भारतीय राज्य का अंत हो गया था और उनके स्थान पर शक नामक एक अन्य विदेशी जाति ने भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। शक मध्य एशिया में सीर नदी के उत्तर से में जटीज के निकट रहने वाली एक घुमक्कड़ जाति थी। 165 ईसा पूर्व के आसपास यहूदियों ने शकों पर आक्रमण करके उनको उनके मुख्य स्थान से खदेड़ दिया। यहूदियों से परास्त होकर शक दो समूह में बैठ गए। उनका एक समूह पूर्वी ईरान तथा दूसरा पूर्वी ईरान तथा पर्शिया होता हुआ शक स्थान में आकर बस गया और फिर वहाँ से कंधार और बिलोचिस्तान होता हुआ सिंधु नदी की निचली घाटी में आकर बसा। दूसरा समूह सीधा भारत की ओर बढ़ा और कीपिन यानी कि कपिशा या काबुल अथवा कश्मीर और पंजाब नामक स्थान पर आकर बस गया। कालांतर में इन्हीं स्थानों को केंद्र बनाकर ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में शकों ने भारत पर आक्रमण कर भारत में एक विस्तृत भूभाग पर अपना राज्य स्थापित किया। भारत में अपना आधिपत्य जमाने के बाद कभी शक्तिशाली और कभी कमज़ोर रहते हुए शकों ने ईसवी सन की तीसरी शताब्दी तक यहाँ पर शासन किया। अब हम बात करते हैं भारतीय शक और उसके शक राज्य और उसके शासकों के बारे में। भारत में शकों का पहला शासक मावेज था। कुछ विद्वानों के अनुसार मावेज ने 32 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व तक शासन किया, जबकि अन्य विद्वान उसके शासनकाल को 1 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व तक मानते हैं। वह एक शक्तिशाली राजा था। उसके राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब और गांधार के प्रदेश सम्मिलित थे। तक्षशिला उसके राज्य का प्रमुख केंद्र था। मावेज ने अपने राज्य के अलग अलग भागों में शासन के अलग अलग क्षत्रप यानी कि जिसको गवर्नर कह सकते हैं हम लोग, नियुक्त कर रखे थे। मावेज के बाद एवेज शकों का शासक बना, किंतु कुछ समय के बाद एवेज को उसके एक सामंत एजोसेज ने सिंहासनच्युत करके शक राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद एवेज द्वितीय शासक बना और उसने लगभग 43 ईस्वी तक शासन किया, किंतु इसके बाद पहला शासक फायोटिज ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया, जिसे हटाकर बाद में कुशानों के नेता गांडो फर्नेज ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं शक क्षत्रप। भारत में शक शासकों ने एक विस्तृत राज्य स्थापित किया था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उनका राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। शक शासक इन प्रांतों की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए जिन अधिकारी को नियुक्त करते थे उन्हें क्षत्रप कहा जाता था। ये शक क्षत्रप प्रारंभ में शक शासकों के अधीन थे, लेकिन शकों की केंद्रीय शक्ति के समाप्त हो जाने के पश्चात भी एक लंबे समय तक भारत में शक क्षत्रप शासन करते रहे हैं। भारत में शक क्षत्रपों के मुख्य केंद्र को 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला उत्तरी भारत के क्षत्रप, दूसरा पश्चिमी भारत के क्षत्रप, शक क्षत्रप
तीसरा मथुरा के क्षत्रप और चौथा उज्जैनी के क्षत्रप। ठीक है, हम बात करते हैं अब इसी में उत्तरी भारत के क्षत्रप। उत्तरी भारत में शकों के मुख्यतः कपिश, पुष्पुर, आभास, सार, प्रस्थ, कुशुलक, मणिगुल, जिहोनिक तथा इंद्रवर्मन क्षत्रप वंशों ने शासन किया। इनका शासक काफिरिस्तान, तक्षशिला के उत्तर में स्थित प्रदेशों तथा पंजाब के कुछ प्रांतों तक सीमित रहा। अब बात करते हैं हम लोग पश्चिमी भारत के क्षत्रप। प्राप्त साक्ष्यों से पश्चिमी भारत में 2 शक शासन वंशों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। इसमें एक से एक है जिसके भूमक तथा नहपान केवल 2 शासक थे और यह शहरात वंश कहलाता है, तथा दूसरा शासन वंश जिसकी स्थापना चष्टन ने की थी सौराष्ट्र तक तथा मालवा उज्जैनी के शक क्षत्रप वंश के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं शहरात वंश। शहरात वंश के शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। डॉक्टर DC सरकार ने का विचार है कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध प्रदेश भी इनके अधिकार में रहे होंगे। शहरात वंश के क्षत्रपों का शासन का केंद्र नासिक था, इसलिए इनको नासिक के क्षत्रप भी कहा जाता है। शहरात वंश की जाति के विषय में मतभेद है। रैप्सन महोदय ने शहरातों को पहलव बताया, किंतु सामान्यतः विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। स्टैन कोनो महोदय के अनुसार वे शक थे। इस विषय में सामान्य विचार यह है कि शहरात शक मूलतः तक्षशिला तथा मथुरा में थे, जहाँ से वे पल्लव शासकों के दबाव के कारण अंततः दक्षिण भारत में आकर बस गए। डॉक्टर रायचंद्र के अनुसार शहरातों का समीकरण शक जाति करताई के साथ किया है। सुधाकर चट्टोपाध्याय ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि पश्चिमी भारत के अशक शासकों की मुद्राओं के षष्ठ भाग पर अंकित तीर, व्रज और चक्र हमें महावेज के एवं एवेज प्रथम के कुछ सिक्कों का स्मरण दिलाते हैं, तथा भूमक की मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर सिंह शीर्षक का अंकन शहरातों का मथुरा के शक कुल के साथ संबंधित करता है। अतः शहरात वंश को शक मानना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं भूमक की। भूमक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। उसका इतिहास एकमात्र उसकी मुद्राओं से ज्ञात होता है, जो गुजरात, काठियावाड़ और मालवा क्षेत्रों में पाई गई है। मुद्राओं की बनावट से ज्ञात हो से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भूमक नहपान से पहले सत्तारूढ़ हुआ था, परंतु उनका पारस्परिक संबंध सर्वथा स्पष्ट नहीं है। यदि यह मान लिया जाए कि पहलवों के दबाव के कारण शहरातों को दक्षिण की ओर आना पड़ा, तो भूमक के शासनकाल के प्रारंभ को लगभग 50 तथा 60 ईसा पूर्व के बीच में रखना होगा। डॉक्टर DC सरकार ने यह अनुमान किया है कि गुजरात, काठियावाड़ और मालव प्रदेशों के अलावा पश्चिमी राजस्थान और सिंध पर भी भूमक का शासन रहा होगा। भूमक की मुद्राओं पर क्षत्रप की उपाधि मिलती है। इस आधार पर कुछ विद्वान उसे कुषाणों का सामंत मानते हैं, परंतु यह मत संदेहपूर्ण है। अब बात करते हैं नहपान। नहपान शहरात वंश का सबसे प्रतापी शासक था। जैन साहित्य में इसका उल्लेख नरवाहन अथवा नववाहन के रूप में हुआ है। नहपान का नाम 8 गुहा अभिलेखों में मिलता है। इनमें से 6 नासिक के पास स्थित गुफा में, एक कार्ले के निकट तथा एक जुन्नर के निकट स्थित गुफा में मिला है। इन अभिलेखों में 41, 42, 45 तथा 46 तिथियाँ दी गई, किंतु यह ज्ञात नहीं है कि ये किस संवत की तिथियाँ हैं। रैप्सन, रायचौधरी और DC सरकार आदि विद्वान इन तिथियों को शक संवत, जो कि 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, रखने का आग्रह करते हैं, जबकि कनिंगम, ध्रुबिया और RD बनेजर
बनर्जी इन्हें विक्रम संवत की बताते हैं। सुधाकर चट्टोपाध्याय इन्हें नैपान की शासकीय तिथियाँ मानते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण के अन्य शक नरेशों की भांति शहरात वंश ने भी शक संवत का ही प्रयोग किया था। भारतवर्ष में स्वर्ण मुद्रा कुषाण नरेशों ने प्रारंभ की थी। नहपान के नासिक अभिलेख में स्वर्ण मुद्रा का उल्लेख है। अतः नहपान प्रथम शताब्दी के पूर्व नहीं हो सकता था, अतः उसने 78 ईस्वी के शक संवत का ही प्रयोग किया होगा। इस प्रकार नहपान भी की प्रथम तिथि 41 + 78 = 119 ईस्वी और अंतिम तिथि 46 + 78 = 124 ईस्वी निकलती है। नहपान का राज्य उत्तर में अजमेर तक विस्तृत था और इसमें काठियावाड़, गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण तथा नासिक और पूना के जिले शामिल थे। इनमें से काफ़ी प्रदेश पहले सातवाहन शासकों के आधिपत्य में थे। इससे स्पष्ट है कि नहपान ने इन्हें सातवाहन शासकों से छीना होगा। नासिक की एक गुफा से नहपान के दामाद पुष्पवदात का एक लेख मिला है, जिसमें उसके द्वारा पुष्कर यानी अजमेर के निकट तीर्थ स्थान में दान देने का उल्लेख मिलता है। इस राज्य विस्तार को देखते हुए यह स्पष्ट है कि नहपान एक शक्तिशाली शासक था। पेरिप्लस ने नहपान की राजधानी का नाम मिनग्गर लिखा है। इस स्थान की ठीक स्थिति बता सकना कठिन है। भगवान लाल इंद्रजी के अनुसार इसका समीकरण जूनागढ़ से है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार मंदसौर तथा फ्लिट के अनुसार जुन्नर से और डॉक्टर जायसवाल के अनुसार बड़ौद से किया जाना चाहिए। पेरिप्लस के विवरण से ज्ञात होता है कि नहपान के समय में भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध था। इसके अनुसार बेरी गाजा यानी कि आधुनिक भड़ोच, उज्जैन यानी उज्जैनी, पैतन यानी पैठन तथा नगर से वस्तुएं आती रहती थी। साथ ही शासक के लिए बाहर से कीमती चांदी के बर्तन, गाने में कुशल लड़के, अंतःपुर के लिए सुंदर स्त्रियां, मदिरा, सुंदर कपड़े आदि मंगाए जाते थे। ऐसा लगता है कि अंत में नहपान को पराजय का सामना करना पड़ा और उसके साथ ही शहरात वंश का अंत हो गया। जोगलथम्बी नामक स्थान से एक मुद्रा भांड में नहपान की बहुसंख्यक मुद्राएं मिली हैं। इनमें 2/3 मुद्राएं ऐसी हैं जिन पर गौतमपुत्र सातकर्णी ने अपना नाम मुद्रित करवाकर पुनः प्रसारित करवाया था। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये दोनों समसामयिक थे और गौतमीपुत्र ने नहपान को पराजित किया था। यह उल्लेखनीय है कि गौतमी बलश्री के नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को शहरात वंश का उन्मूलक तथा सातवाहन वंश का पुनर्स्थापक कहा गया है। इससे भी शहरात वंश के राजा नहपान की पराजय की पुष्टि होती है। मुद्रा भांड में नहपान के अतिरिक्त किसी अन्य शासक शहरात नरेश की मुद्रा नहीं मिलती है। इससे सिद्ध होता है कि नहपान ही इस वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक क्षत्रप। शहरात वंश के समान पश्चिमी भारत में एक अन्य शक वंश का उदय हुआ था, जो इतिहास में चेस्टन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इस वंश का राज्य मुख्यतः उज्जैन तथा काठियावाड़ में था, इसलिए इसे उज्जैनी तथा काठियावाड़ का शक वंश भी कहा जाता है। बात करते हैं चेस्टन की। उज्जैनी की शक राजवंश का संस्थापक चेस्टन था। इस राजवंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का प्रयोग किया है। ये तिथियां
130 ईस्वी से 388 ईस्वी तक मिलती है। पुराणों में आंध्र सातवाहनों के उत्तराधिकारियों के रूप में 18वां शक शासकों का उल्लेख हुआ है। यह निश्चित माना जा सकता है कि ये चष्टन वंशीय शक शासक थे। अभिलेखों में चष्टन को टसमोटिक का पुत्र कहा गया है। टस्मो शक भाषा का शब्द है जिसकी का अर्थ भूमि होता है। इस आधार पर लेवी तथा कौनव नामक विद्वानों ने उनका समीकरण भूमक से किया है। रैमशन महोदय ने इस विचार का खंडन किया है। सुधाकर चट्टोपाध्याय ने कहा है कि असंभव नहीं है कि वह अवंती प्रदेश में गौतमीपुत्र सातकर्णी का अधीनस्थ शासक रहा हो। जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि स्वयं चष्टन एक स्वतंत्र शासक था। उसके सिक्के जूनागढ़ और गुजरात में मिलते हैं। उसके सिक्कों पर प्राप्त तथाकथित उज्जैनी प्रतीक एवं टालमी के विवरण से प्रमाणित होता है कि उसकी राजधानी उज्जैनी थी। चष्टन का पुत्र जयदामन था। उसके जो सिक्के मिले हैं उन पर केवल क्षत्रप अंकित है, जबकि शक शासन व्यवस्था में शासक को महाक्षत्रप कहा जाता था। राज्य का उत्तराधिकारी शासन में उसे सहयोग करता था और उसके लिए क्षत्रप उपाधि का प्रयोग होता था। ऐसा लगता है कि जयदामन अपने पिता चष्टन के समय में ही मृत्यु हो गई थी। यहाँ यही कारण है कि चष्टन के बाद उसका पौत्र जयदामन का जो पुत्र था रुद्रदामन महाक्षत्रप बना। 130 ईस्वी के अंधो अभिलेखों से पता चलता है कि चष्टन ने अपने पौत्र रुद्रदामन के साथ सम्मिलित रूप से शासन किया था। अब हम बात करते हैं रुद्रदामन प्रथम। इतिहास में यह महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से विख्यात है। इसके इतिहास का प्रमुख स्रोत जूनागढ़ अभिलेख है। जिस शिला पर रुद्रदामन का लेख उत्कीर्ण है उसी पर अशोक का भी एक लेख है। लेख में 72 तिथि दी गई है जो एक शक संवत की मानी जाती है। इससे प्रकट होता है कि रुद्रदामन ने कम से कम 150 ईस्वी 78 + 72 तक अवश्य राज्य किया। जूनागढ़ लेख के अनुसार वह अपनी प्रजा का संरक्षक चुना गया था तथा उसने अपने लिए स्वयं ही महाक्षत्रप पद उपार्जित किया था। हमें जानते हैं कि चष्टन के शासनकाल में वह क्षत्रप रह चुका था और इस प्रकार प्रजा द्वारा उसका निर्वाचन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उपरोक्त कथन से केवल यह तात्पर्य निकलता है कि अपने पितामह चष्टन द्वारा उसके चयन का प्रजा के द्वारा स्वागत किया गया था। अब हम बात करते हैं रुद्रदामन के राज्य विस्तार की। जूनागढ़ अभिलेख से निम्नलिखित प्रदेश रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत सिद्ध होते हैं, जिनमें पहला है पूर्व और अपर आकार तथा अवंती यानी पूर्वी और पश्चिमी मालवा प्रदेश। दूसरा है अनुपनिभूत यानी मानदाता प्रदेश। तीसरा है आनर्त यानी द्वारका के आसपास का क्षेत्र। चौथा है सौराष्ट्र जो कि जूनागढ़ के आसपास का प्रदेश है। पांचवा है स्वब्र यानी साबरमती नदी का तटवर्ती प्रदेश। छठा है मरु मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान। सातवां कच्छ। आठवां सिंधु सोवीर यानी सिंधु नदी का डेल्टा प्रदेश। नौवां कुकुर यानी सिंधु नदी और पारियात पर्वत के बीच का प्रदेश। 10वां अपरांत यानी उत्तरी कोंकण। 11वां निषाद यानी सरस्वती और पश्चिमी विंध्य का प्रदेश। और 12वें में कुछ अन्य और प्रदेश इसमें सम्मिलित थे। नासिक के सातवाहन अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को असिक, अशक, मूलक, सुरट, अपरांत, अनुप, विदर्भ तथा आक्रामवंती का शासक कहा गया है। इसे पता चलता है कि पूर्वा पराकवंती, सुराष्ट्र, कुकुर, अनर्थ, अनूप निवृत्त प्रदेशों को रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र सातकर्णी के किसी उत्तराधिकारी से छीना था। यह उत्तराधिकारी कौन था? जूनागढ़ अभिलेख में यह कहा गया है कि उसने किसी
पथपति यानी सातकर्णी को युद्ध में 2 बार पराजित किया था, परंतु निकट संबंधी होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार यह कोई अन्य शासक न होकर गौतमीपुत्र का पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलभावी था, किंतु कुछ विद्वान उसके बारे में तो कोई अन्य शासक को मानते हैं। रुद्रदामन के साम्राज्य में सिंधु सौवीर की गणना यह प्रदर्शित करता है कि इस प्रदेश को उसने कुषाण शासक कनिष्क के किसी उत्तराधिकारी से छीना या जीता होगा। उसने योद्धा गणराज्य के साथ भी युद्ध किया था। योद्धा ने संभवतः उत्तर में उसकी शक्ति को चुनौती दी होगी। अब हम बात करते हैं रुद्रदामन के शासन प्रबंध की। ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्रदामन ने अपने विशाल साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित कर रखा था। प्रत्येक प्रांत की शासन व्यवस्था के लिए स्वामिभक्त प्रांतीय शासकों को नियुक्त किया जाता था। जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि आनर्त सुराष्ट्र प्रांत में उसने सुविशाख को अपना प्रांतीय शासक नियुक्त किया था। इसी लेख से पता चलता है कि राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो 2 विशिष्ट वर्गों में बटी हुई थी, जिसमें मति सचिव जो कि परामर्श देने वाला वर्ग था और एवं कर्म सचिव जो नीतियों का क्रियान्वयन करते थे। जूनागढ़ लेख में रुद्रदामन के समय में हुए सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार कार्य का उल्लेख है। लेख के अनुसार इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और उसके अधीनस्थ वैश्य गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनवाई थी और बाद में अशोक के प्रांतीय शासक यवनतुषाप ने इसमें और कार्य करवाया था। रुद्रदामन के समय में बाढ़ के पानी से झील का बांध टूट गया। तब रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख के संरक्षण में झील का पुनरुद्धार का कार्य किया गया। लेख में कहा गया कि इस कार्य में लगे संपूर्ण कार्य का पूर्ण व्यय का भार रुद्रदामन के निजी कोष द्वारा वहन किया गया और इस कार्य हेतु उसने प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया था। जूनागढ़ लेख में गर्वपूर्वक कहा गया है कि उसने अपनी प्रजा पर अन्यायपूर्वक कर नहीं लगाए, फिर भी उसका राजकोष कनक यानी सोना, रजत यानी चांदी, वज्र तथा वैदुर्य से भरा था। लेख के अनुसार वह व्याकरण, राजनीति, संगीत तथा तर्क विद्या का अच्छा ज्ञाता था और उसे गद्य और पद्य रचना में पर्याप्त कुशलता प्राप्त थी। अब हम बात करते हैं शक्ति का अंत। रुद्रदामन के पश्चात शक क्षत्रपों के इतिहास में कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं है। उसके बाद के शासकों के विषय में जानकारी की स्रोत बहुत कम है और केवल मुद्राओं से उनकी तिथियों के विषय में तथा उनके पूर्वानुपूर्व क्रम के विषय में कुछ जानकारी मिलती है। उज्जैनी के शकों ने 100 वर्षों से ऊपर शासन किया और यहाँ 388 ईस्वी तक उनका शासन चलता रहा। रुद्रदामन के बाद चष्टरवंश में उसका पुत्र दामजत प्रथम शासक बना और उसके पश्चात जीवदामन शासक बना। यहाँ के शक शासकों में अंतिम नाम रुद्रसिंह नामधारी शासक का है, जिसकी मुद्राओं पर 310 यानी 388 ईस्वी तिथि मिलती है। इसी समय इस प्रदेश पर गुप्त साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हुआ था। संभवतः रुद्र सिंह को ही वह शासक था जिसे उन्मूलित कर गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस प्रदेश पर गुप्त सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुषाण वंश के बारे में बात करेंगे।